एक गांव में केशव नाम का किसान अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था और उसके पास 2 बैल थे। वह दोनों बैल उसके पास काफ़ी समय से थे, जिससे केशव को उन दोनों बैलों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह उन दोनों बैलों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और उसके पास एक छोटा सा खेत भी था, जिस पे वह उन दोनों बैलों से रात दिन मेहनत किया करता था। केशव लेकिन इतनी मेहनत कांटे के बाद भी उस खेत में केवल अपने खाने के लिए ही अनाज उगा पाता था। लेकिन केशव गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। चंपा, अरे ओ चंपा, तूने अपने बैलों को चारा क्यों नहीं डाला? तुम बैलों को समय से कम चारा पानी दे दिया करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेचारे मेरे बैल मर जाएंगे। अरे अरे अरे, ये बैल कब से बेचारे हो गए हैं? इन दोनों को तो सारा दिन चारा पानी मिलता है और आज नहीं डाला तो क्या हो गया? और वैसे भी मुझे सारे दिन 1000 काम होते हैं और आपके जैसे थोड़ी हूँ कि सारा दिन इनकी सेवा करूँ। अरे मैं कौन सा तुम्हें सारा दिन उनके पास रहने के लिए कह रहा हूँ। तुम बस समय से इन्हें चारा पानी दे दिया करो। अब तुम आप आ ही गए हो तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुद ही जाके दे दो कि मैं अपने लिए खाना बनाऊं या इन दोनों को देखूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, तो मुझे भी पता नहीं किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो मुझे तुम्हारे साथ इतनी गरीबी में रहना पड़ रहा है। पता नहीं ये सब कब सही होगा। और आप तो बोलते हो ना एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे, ना जाने तुम्हारे भगवान कब सुनेंगे। अरे तुम थोड़ी शांत हो जाओ। हम कर्म के अलावा कर भी क्या सकते हैं? देना और ना देना ये सब ऊपर वाले के ही हाथ में है और अपने सोचने से क्या होगा। मैं गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आप आते ही मेरे ऊपर इन दोनों बैलों की वजह से चिल्ला रहे हो और ऊपर से अपने गांव में 3 साल से बारिश भी नहीं हो रही है और जिससे अपनी फसल सारी खराब हो जाती है। और बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस भी हैं जिससे उनका गुजारा चल जाता है। देखिए हमारे पास तो इन दोनों बैलों के अलावा और एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है और बारिश ना होने की वजह से उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है। पता नहीं इस बार क्या होगा अपना। तुम यह बात तो ठीक कह रही हो। पिछले 3 साल से बारिश ना होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है और अब तो नदी और कुएं भी सूखने लगे हैं और उनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी ही बचा है। पता नहीं इस बार खेत में क्या होगा, अब ये तो भगवान ही जाने। ठीक है, तो मैं बैलों को लेकर खेत में जाता हूँ। यह कहकर केशव अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। केशव बेशक बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार था और हमेशा अच्छे कर्म ही किया करता था और हमेशा दूसरे का भला चाहता था और केशव भगवान के ऊपर विश्वास भी रखता था। केशव खेत पहुंचकर और अपना काम चालू कर देता है और दिन भर अपनी मेहनत और लगन से अपने खेतों में काम करता है। फिर शाम होने पर आज तो मैंने अपने खेतों में दिन भर काम किया है और बहुत मेहनत भी की है। अब मैं थक चुका हूँ। अब तो मुझे बहुत जोरों से भूख भी लग रही है और वैसे भी मैंने आज अपने खेतों का आधा काम तो कर ही दिया है और बाकी का काम मैं कल देख लूँगा। अब मेरे बैल भी दोनों थक चुके होंगे। केशव अपने बैलों से बहुत ही प्यार करता था और वह अपने बैलों से ज़्यादा काम भी नहीं करवाता था। और फिर केशव घर पहुंचकर अपने बैलों को बांध देता है और घर के अंदर चला जाता है। यो चंपा, ओ सुन रही हो चंपा, मैं आज अपने खेतों में मेहनत करने के बाद थक चुका हूँ। अब मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब तुम मेरे लिए खाना परोसो और जब तक मैं अपने बैलों को चारा पानी डालकर आता हूँ। तभी बाहर से आवाजें आती है। अरे केशव, तुम अंदर हो? जरा बाहर निकल के आओ। यह आवाज सुनकर केशव बाहर जाता है। प्रणाम जमींदार साहब, बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अगर कोई काम था तो मुझे वहाँ बुला लिया होता और मैं आपके पास आ जाता।
अरे कुछ नहीं केशव, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा अब के खेतों की जुताई तुमसे ही करवा लूं। जमींदार की यह बात सुनकर केशव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ हाँ जमींदार साहब, कल मैं अपने बैलों को लेकर आ जाऊंगा और आपके खेतों को भी जोत दूंगा। लेकिन तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आ रहे हैं, ये खेतों को जोत पाएंगे या नहीं? अरे जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये बूढ़े जरूर हैं लेकिन बहुत ही मेहनती बैल हैं मेरे। ठीक है, तो तुम कल सुबह जल्दी ही खेतों पे पहुंच जाना और अपना काम करना शुरू कर देना और मैं अब चलता हूँ, ठीक है? इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और फिर केशव भी खाना खा करके सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह केशव अपने बैलों को लेकर जमींदार के खेतों की तरफ निकल पड़ता है। केशव पूरे दिन अपने बैलों के साथ जमींदार के खेतों को जोतने लगता है, लेकिन केशव के बैल बूढ़े होने के कारण जमींदार की पूरी जमीन नहीं जोत पाते हैं। और फिर शाम होने पर जमींदार केशव को आधे पैसे ही देता है। केशव को जितने पैसे मिलते हैं वह उन्हें लेकर अपने घर को चला जाता है और आधे पैसों से वह अपने बैलों के लिए चारा लेकर आ जाता है और बाकी पैसों को अपनी पत्नी को दे देता है। अरे जमींदार साहब का तो इतना बड़ा खेत है, क्या उन्होंने इतने ही पैसे दिए हैं? अपने बैल बूढ़े हो चुके हैं और जमींदार साहब का आधा खेत ही जोत पाए हैं, इसलिए जमींदार साहब ने आधे पैसे ही दिए हैं। यह बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। अरे जब ये बैल बूढ़े हो चुके हैं तो तुम इन्हें बेच क्यों नहीं देते हो? अरे चमेली, तुम यह कैसी बात कर रही हो? और तुम्हें पता भी है मुझे इन दोनों बैलों से कितना लगाव है और भला मैं इन बैलों को कैसे बेच सकता हूँ? आपकी लगाव की वजह से ही घर में पैसे आएंगे नहीं बल्कि उल्टे जाएंगे। मेरी मानो तो अब इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं नहीं चमेली, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता हूँ। वह पति पत्नी आपस में दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे घर में कोई है क्या? यह आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर गए। अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, तुम्हारे घर में जो भी खाने को हो मुझे दे दो। अरे बूढ़ी अम्मा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम ही बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काट रहे हैं और हम आपको कैसे खाना खिलाएं? चलो कोई बात नहीं है बेटी, मैं कहीं और से मांग कर खा लेती हूँ और मैं अब चलती हूँ। अरे रुको बूढ़ी अम्मा, रुको चंपा, जो तुमने मेरे हिस्से का खाना तुमने जो भी बनाया है इन बूढ़ी अम्मा को दे दो। अरे मैंने तो थोड़ा सा खिचड़ी ही बनाई है, अगर वह खिचड़ी इन बूढ़ी अम्मा को दे दोगे तो आप क्या खाओगे और आपको तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे चमेली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आज भूखा ही रह लूँगा, लेकिन मैं इन बूढ़ी अम्मा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे ही खाना नहीं उतरेगा। जाओ तुम उस दलिया को बूढ़ी अम्मा को लाकर दे दो। फिर चमेली अंदर चली जाती है, फिर उसके हिस्से का खाना लाकर उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है और बूढ़ी अम्मा वह दलिया खाकर बोलती हैं, बहुत ही अच्छा खाना था बेटा और तूने मेरी भूख को शांत किया है। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, लेकिन एक दिन तेरी जरूर सुनेगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रोज की तरह केशव अपने बैलों को लेकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। खेत में पहुंचकर केशव अपना काम चालू कर देता है। काम चालू कर ही रहा था, तभी थोड़ी देर बाद गांव का व्यक्ति केशव के खेतों के पास कर गुजर रहा था और वह
केशव के खेतों के पास आता है। केशव, तुम बहुत ही मेहनती हो और अपने खेतों में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो और अच्छे कर्म भी करते हो, पर तुम्हें देखकर मुझे तो लगता है अच्छा कर्म करने का कोई न कोई तो अच्छा फल मिलता ही। अरे नहीं नहीं महेश, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और जो अच्छा कर्म करता है ना उसे अच्छा ही फल मिलता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। और मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे अभी अच्छा फल नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है केशव, अब तुम करो मेहनत और भगवान के ऊपर रखो भरोसा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और केशव अपना काम फिर से चालू कर देता है। और शाम होने पर केशव और अपने बैलों को लेकर अपने घर चला जाता है और उन्हें बांधकर उन्हें चारा पानी दे देता है। और अंदर जाकर केशव अपनी पत्नी को जो भी हुआ था उसके बारे में बताता है। आप